नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के सभी बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए तैयार रहें। अपनी किताब निकालें और पाठ नंबर 2 दादी माँ निकाल कर बैठे सामने। देखिए, ये पाठ है दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने तो, सोचने से क्या होता है, क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद के शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ये बता रहा है कि बच्चे सामने से जब छुट्टियां आने वाली होती है तो उसके बारे में उसे बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं और उसको समस्याओं से घबरा कर भागने वाला बताते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार का अर्थ होता है बरसात। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। ये घास के प्रकार है, मोथा और साई। अधगली का मतलब होता है जो आधी गल चुकी है। घेउर और बनप्याज की जड़ें, ये भी एक प्रकार के पौधे हैं जो बहकर आ जाते हैं पानी के साथ। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि कुछ उत्साहित हो रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हुड़कने का मतलब यहाँ पर कुछ उसको समस्या हो रही थी लेखक को। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए निर्भर नींबू और साबू। ये नींबू और साबू एक तरह के फल हैं, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक ये बताना चाह रहा है कि उसे सभी मौसमों में जो फल आदि जो प्राप्त होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें, तो उनसे ज़्यादा उसे बरसात का जो मौसम है वो पसंद है। और उसमें उस बहते पानी में नहाना जो कि धूल से भरा होता है, जिसमें मिट्टी होती है, तो यदि थोड़ी बहुत बुखार आ जाए, सर दर्द भी करने लग जाए तो उसे ये पसंद है। परंतु इस बार उसे तेज़ बुखार था और बहुत ज़्यादा ओढ़ने के बाद भी बुखार रात के 12 बजे के बाद उतर पाया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए, सद्य का मतलब बहुत सहजता से टपके हुए जल की शीतलता, यानी कि उसके बाल भी भीगे हुए थे। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, जैसे कि स्वास्थ्य की जांच करने के लिए बुजुर्ग लोग छूते हैं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। यहाँ पर
पुराने जो हमारे जो लोग हैं बुजुर्ग, उनकी कुछ आस्थाएं होती हैं। तो वो कहीं जैसे किसी देवस्थान की मिट्टी या भभूत लेकर आते हैं, तो उनको लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। ये देसी नुस्खे हैं बच्चों। जब कोई बीमार हो जाता है तो हमारे घर वाले हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो लेखक का ध्यान भी उसकी दादी रख रही थी। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। यानी कि खाने पीने का और जो भी उपचार दादी माँ कर सकती थी वो उसको प्रयास कर रही थी। ये उपचार से संबंधित सामग्री सारी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक ये कहना चाहता है कि दादी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी और ये सारे कार्य वो करती थी उसके लिए। दादी माँ को गमई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक की अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। चादर ओढ़ने का, और ये बेड शीट है, गिलाफ, कवर वगैरह, तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यहाँ लेखक बताता है कि दादी माँ उसका बहुत ध्यान रखती है और वो एक औषधियों के बारे में भी कुछ जानती हैं, तो बाकी लोगों के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करती थी। परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। आगे देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, उस चाची का नाम धन्नो था। रुपए में सूद के आज दे दे, यानी कि दादी माँ ने उसे रुपए दे रखे होंगे, इसलिए वो मांग रही होगी। सूद यानी कि ब्याज के साथ। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाए भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ दादी माँ किसी से उलझ रही है, उसके बारे में बताया गया है। तो वह महिला कहती है कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक को उस महिला पर थोड़ी दया आ गई
क्योंकि दादी उससे बहुत ज़्यादा बेरुखी होकर बात कर रही थी। चल चल, चला है समझाने, यानी यहाँ दादी ने लेखक को झड़क दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम सा भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा उरीन हो गई बेटा, अर्थात ऋण। उरीन का मतलब ऋण चुका दिया, उधार जो था वो चुका दिया। भगवान भला करे हमारे मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। यानी कि यहाँ दादी का थोड़ा बड़ा हृदय दिखाई दे रहा है और उसने धन्नो का सारा रुपया माफ कर दिया है और 10 रुपये ऊपर से दे दिए उसकी बेटी की शादी के लिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, सभी जगह होता है, जैसे कि आपके हमारे घरों में भी। तो यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। एक तरह का नाटक ही हो गया है, एक पूरी की पूरी कथा होती है जिसके आधार पर अभिनय किया जाता है। तो सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। तो ये तब होता है जब बारात चली जाती है और पीछे से महिलाएं इस तरह के आयोजन करती है। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बर्मा का मन एक सा होता है। आगे देखिए। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊं, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। वहां जो नाटक चल रहा था तो भाभी ने जो कुछ कहा उससे लेखक को हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता था। यानी कि यहाँ पर दादी उनसे बड़ा स्नेह करती थी और वो कुछ अटपटा दृश्य जो चल रहा था उसको देखने के लिए लेखक ने ये सब नाटक किया था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र का मतलब होता है चक्रवात। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। यानी कि पाला पड़ता है बहुत जो जहाँ ओस गिरने लगती है तो उसे पाला कहते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे,
तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी कि जो रुपया उन्होंने किसी को उधार दिया था वो उनको अभी तक वापस नहीं मिला। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी अभी हुई हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी कि इस अब तक के इस पैराग्राफ में ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दादा की जो दादा का जो 12वां था उसमें भरपूर पैसा खर्च करने के कारण इनका पैसा काफ़ी कुछ चला गया और कुछ पैसा उधारी में डूब गया। इसलिए आर्थिक संकट में दादी ने अपने कंगन निकाल कर दिए जो उनके दादा ने उन्हें दिए थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगती है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यह अर्थात इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उस लेखक के हाथ में एक पत्र है जिसे वो बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ दृश्य देख रहे हैं और हाथ कांप रहा है, क्योंकि जो पत्र है उसमें ये सूचना आई है कि दादी माँ अब संसार में नहीं रही। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सच यही है। पाठ के प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे और बाकी चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद।